हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो पिछले एपिसोड में क्या हुआ था यह आप जाकर सुन लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी कहानी खामोश हवेली का राज कातिल कौन के अगले भाग पर। आज ये इसका थर्ड पार्ट है। हिमांशु उस बटन को गौर से देख ही रहा था कि तान्या ने उससे सवाल किया, खैर ये बताओ तुमने क्या पता लगाया। बहुत कुछ, स्टोरी फुल फिल्मी है, हिमांशु झट से बोला। अच्छा तो बताओ। तान्या भी अब कुर्सी पर सीधे होकर बैठ गई और क्यूरियोसिटी दिखाते हुए पूछने लगी। विक्रम का बिजनेस डिस्प्यूट, कविता अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थी, वैभव पर फाइनेंशियल प्रेशर है और आदित्य का भाई के साथ जायदाद को लेकर झगड़ा था। मतलब हर किसी के पास मर्डर का मोटिव था। हिमांशु की बात सुनते ही तान्या हाथ में पेंसिल घुमाते हुए झट से बोली, वही तो। हिमांशु ने भी जवाब दिया। इंटरेस्टिंग, लेकिन ये तो 4 ही लोग हैं, बाकी का क्या उनके बारे में कुछ नहीं पता चला। तान्या ने हिमांशु से पूछा। लग तो रहा है बट अभी क्लियर नहीं पता, कल तक बताता हूँ। हिमांशु ने अपना सिर खुजाते हुए थोड़ा झिझकते हुए कहा। इसकी जरूरत नहीं है, मैंने पता लगा लिया है। तान्या इतना कहकर उठी और अपना कॉफी का मग लिए फिर से बालकनी की तरफ बढ़ गई। अच्छा, क्या पता चला फिर, हिमांशु ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हें पता है उस वाइन ग्लास में पॉइजन था जो गौरव की लाश के पास रखा था। तान्या ने हिमांशु की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए कहा। हाँ मुझे पता है। तो हिमांशु ने फिर सवाल किया। अब तान्या ने बोलना शुरू किया। तो ये कि डॉक्टर को जरूर पता होगा कि कौन सा पॉइजन है और कैसे काम करता है, तो शक डॉक्टर सौरभ गुप्ता पर भी जाता है। अब आती है नीलिमा, ये इस हवेली की पुरानी केयरटेकर है और अक्सर पुराने नौकर वफादार होने के साथ साथ अपने मालिक के सीक्रेट्स कीपर भी होते हैं, जो घर की हर चीज जानते हैं, हर राज के राजदार होते हैं। तान्या थोड़ा रुकती है, कॉफी का लंबा सिप लेती है, फिर बोलना शुरू करती है। गणेश को देखा तुमने? घर का सबसे पुराना नौकर और हवेली और उसके लोगों के बारे में शायद सबसे ज्यादा जानने वाला इंसान। उम्र शायद 70 के आसपास होगी, दुबला पतला, सिर हमेशा झुका हुआ रहता है, लेकिन उसकी आंखें सब देख रही होती हैं, मानो हर चीज रिकॉर्ड कर रही हूं। इतना कहकर तान्या रुक जाती है। तो क्या रिया, उसकी सहेली और उस वकील की हिस्ट्री एकदम क्लीन है? मतलब ये लोग शक से बाहर हैं? हिमांशु ने अब सवाल किया। बिल्कुल नहीं। हाँ, बस रिया का कोई एंगल अभी तक समझ नहीं आया है, या यूं कहो सामने नहीं आया है। हालांकि उसने बताया था कि वो अपने पिता के करीब नहीं थी, मतलब शायद उनमें अच्छे रिलेशंस नहीं थे। खैर, लेकिन रिया की सहेली आहाना और वकील गोपीनाथ मेहरा मेरे शक के दायरे में है, क्योंकि आहाना की उस रात वहां मौजूदगी थोड़ा खटक रही है। जबकि वकील से जब मैंने गौरव रायचंद की वसीयत के बारे में पूछा तो वो मुस्कुराया और इट्स कॉन्फिडेंशियल कहकर बात को टाल गया। तो शक तो फिलहाल सब पर है। उसकी नजरें टेबल पर पड़ी सभी लोगों की तस्वीरों पर घूम रही थी। हिमांशु भी उसके पीछे खड़ा कुछ सोच रहा था। अब तक जो हमने देखा है उससे एक बात तो साफ है, तान्या ने धीरे से कहा। ये एक्सीडेंट तो नहीं है, ना ही कोई इंपल्सिव मर्डर है, ये एक प्लान्ड मर्डर है और किलर हम सबके सामने है। तो क्या तुम्हें पता है किलर कौन है? हिमांशु क्यूरियोसिटी से पूछता है। तान्या सड़क की तरफ देखती है जहां बारिश तेज हो चुकी थी। कॉफी का सिप लेते हुए वो धीमे से बोली, फिलहाल तो नहीं, लेकिन कातिल वही है जिससे हम अभी तक सही सवाल नहीं पूछ रहे हैं। बस एक सही सवाल और कातिल हमारी गिरफ्त में। ये कहकर तान्या हल्का सा मुस्कुराई और सड़क की तरफ देखकर कॉफी पीने लगी। अब सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह दिल्ली क्राइम ब्रांच का ऑफिस। ऑफिस में तान्या का बड़ा सा केबिन है जिसमें सामने एक दीवार पर एक व्हाइट बोर्ड है, लेकिन अब ये सिर्फ बोर्ड नहीं था, एक जाल था। सभी सस्पेक्ट्स की तस्वीरें, नाम, टाइमलाइंस, कनेक्शंस, क्लूज सभी को मार्क किया हुआ था, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। तान्या अपनी ही सोच में गुम हाथ में मार्कर लिए केबिन में इधर से उधर टहल रही है और हिमांशु कुर्सी पर बैठा उसे ऐसा करते देख रहा है। क्या सोच रही हो? हिमांशु पूछता है। तभी तान्या तेजी से व्हाइट बोर्ड के पास जाती है और सस्पेक्ट्स की तस्वीरों के बीच में लिखती है गौरव रायचंद। फिर उसके चारों तरफ लिखती है फैमिली, बिजनेस, मनी, सीक्रेट्स। हर मोटिव अलग है लेकिन हर कोई आपस में जुड़ा है, धीरे से कहती है। लेकिन मर्डर एक है। तभी पीछे से हिमांशु कहता है, तो हमें इनमें वो कॉमन पॉइंट ढूंढना है जो इन सबको जोड़ता है, राइट? तान्या हल्के से मुस्कुराती है। अब तुम सीख रहे हो। फिर कुछ सोचकर तान्या अपनी टेबल के पास आती है। टेबल पर रखे इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर 9 नंबर डायल करती है। सामने से आवाज आती है, यस मैम। तान्या कहती है, सौम्या कॉल रिकॉर्ड्स मिले? उधर से आवाज आती है, जी मैम मिल गए। ठीक है, लेकर आओ। इतना कहकर तान्या फोन रख देती है। थोड़ी देर में एक स्मार्ट सी लड़की अंदर आती है, सौम्या रावत।
29 साल की साइबर एनालिस्ट, सिंगल, शार्प, शॉर्ट हेयर और हमेशा लैपटॉप के साथ। मैम, ये रहे उस रात के कॉल रिकॉर्ड्स। तान्या मुड़ती है और पूछती है, कुछ अनयूजुअल? बहुत कुछ मैम, सौम्य लैपटॉप को तान्या की तरफ दिखाते हुए जवाब देती है। सौम्य स्क्रीन जूम करके उसे दिखाते हुए कहती है, मर्डर वाली रात 11:42 पर गौरव के फोन पर एक कॉल गया था। तान्या या सौम्य कुछ कहते इससे पहले ही मांजू तुरंत बोल पड़ता है, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि पोस्टमार्टम के हिसाब से तो गौरव की मौत रात 11:15 के आसपास हो चुकी थी। बिल्कुल है मैम, यही बात स्ट्रेंज है कि इस वक्त तो गौरव की मौत हो चुकी थी, फिर उसके फोन से कॉल किसने किया? इस बात से कमरे में सन्नाटा छा जाता है। तभी धीरे से हिमांशु कहता है, इसका मतलब किसी ने मर्डर के बाद उसका फोन यूज किया? तभी तान्या कुछ सोचते हुए कहती है, सवाल ये नहीं है गाइस कि कॉल किसने किया। वो हल्का सा पॉज लेती है, फिर कंटिन्यू करती है, बल्कि ये है कि किसे पता था कि गौरव मर चुका है। तभी एक झटके से तान्या कहती है, उस अंकित को बुलाओ, क्या पता उसी से कुछ सुराग मिल जाए। अंकित वर्मा हवेली का एक ड्राइवर था जिसने वो एक्स्ट्रा कार देखी थी। अंकित को ऑफिस बुलाया जाता है। ऑफिस में आते ही वो नर्वस होते हुए कहता है, मैडम मैंने कुछ नहीं किया है और मैं कुछ नहीं जानता हूँ। देखो घबराओ नहीं, तुम्हें या मैडम को बस उस गाड़ी के बारे में बताना है जो तुमने उस रात देखी थी। तो उस रात तुमने क्या देखा था, आराम से बताओ, हिमांशु कहता है। अंकित घबरा कर पसीना पोंछते हुए तान्या की तरफ देखते हुए जवाब देता है, मैडम मैंने उस रात एक काली गाड़ी देखी थी। किसकी? हिमांशु पूछता है। सर नंबर प्लेट तो क्लियर नहीं थी, मर्सिडीज थी इतना पता है, मॉडल अंधेरे में पता नहीं लग रहा था। वो गाड़ी हवेली के अंदर गई थी। और बाहर कब आई? हिमांशु ने सवाल किया। सर मैंने नहीं देखा, क्योंकि मेरी शिफ्ट खत्म होने तक तो वो गाड़ी वहीं थी, फिर मैं चला गया, उसके बाद का मुझे पता नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है उसी शाम। क्राइम ब्रांच ऑफिस का इंटरोगेशन रूम। घड़ी में शाम के 7 बज रहे थे। हल्की सफेद रोशनी, टेबल पर पड़ी फाइलें और सामने बैठा था संदीप सक्सेना। संदीप गौरव रायचंद का अकाउंटेंट था जो उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड संभालता था। उसकी उंगलियां टेबल पर हल्के हल्के कांप रही थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो या कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। और उसके सामने अपनी कुर्सी पर बैठी सीधी शांत तान्या के हाथ में उसी की एक फाइल थी, लेकिन वो संदीप के हर मूवमेंट को बारीकी से ऑब्जर्व कर रही थी। उसकी आंखें सीधे संदीप के दिमाग में झांक रही थी। मिस्टर सक्सेना, तान्या ने फाइल खोलते हुए कहा, आप पिछले 10 साल से गौरव के अकाउंट संभाल रहे हैं, है ना? जी मैम, उसने धीमे से जवाब दिया। तान्या एक डॉक्यूमेंट उसकी तरफ सरकाते हुए कहती है, तो फिर ये क्या है? कागज पर नजर पड़ते ही संदीप के चेहरे का रंग बदल जाता है। कमरे और उसके चेहरे पर ठंडक अचानक बढ़ जाती है। वो हकलाते हुए बोलता है, ये सिर्फ एडजस्टमेंट है मैम। 12 करोड़ रुपए का एडजस्टमेंट? हिमांशु बीच में टोकते हुए कहता है। तान्या धीरे से संदीप की तरफ आगे को झुकती हुई बहुत शांत अंदाज में पूछती है, ये पैसे कहाँ गए संदीप? कुछ सेकंड के लिए केबिन में सन्नाटा पसर जाता है। तान्या बस संदीप को ही देख रही थी। फिर संदीप बोलना शुरू करता है, वो सर की कुछ डील्स ऑफ रिकॉर्ड थी। किसके साथ? हिमांशु पूछता है। कुछ देर की चुप्पी फिर से छा जाती है। क्या विक्रम मल्होत्रा? हिमांशु ने इतना ही कहा था कि संदीप तुरंत ना में सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं। तो फिर? संदीप एक गहरी सांस लेता है। दरअसल गौरव सर अपने ही परिवार से कुछ छुपा रहे थे। क्या छुपा रहे थे? वो एक सीक्रेट इन्वेस्टमेंट। कहाँ? किसी और के नाम पर। यह सुनकर तान्या की आंखें सिकुड़ जाती हैं। अब वो बोलती है, किसके नाम पर? संदीप तान्या से नजर हटाकर कमरे के चारों तरफ ही देखने लगता है, मानो उसे डर हो कि कोई उसकी बात सुन लेगा। तभी जैसे तान्या उसके मन की बात भांप गई हो, वो हिमांशु की तरफ देखती है। हिमांशु तुरंत बात समझ जाता है और संदीप से कहता है, देखो डरो नहीं, यहां हमारे सिवा तुम्हारी बात कोई और नहीं सुन सकता है। अब बताओ। अब संदीप आहिस्ता से कहता है, मुझे उस शख्स का पूरा नाम तो नहीं पता मैडम, लेकिन उसके नाम के इनिशियल्स थे। और वो क्या थे? तान्या ने झट से पूछा। AR, संदीप धीमे से बोला। हिमांशु तुरंत बोलता है, AR मतलब आदित्य रायचंद या कोई और? तान्या सोचती है। संदीप अचानक कहता है, मैम गौरव सर किसी पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन उस AR पर करते थे। कुछ देर के लिए कमरे में सब खामोश सा हो जाता है। फिर तान्या कहती है,
क्या कुछ और ऐसा है मिस्टर संदीप जो आप हमें बताना चाहते हो या फिर बताना भूल गए हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है मैडम, संदीप ने ना में सिर हिलाते हुए जवाब दिया। ठीक है, तो आप अभी जा सकते हैं, दोबारा जरूरत पड़ी तो आपको बुलाएंगे, तान्या ने अपनी कुर्सी से खड़े होते हुए संदीप से कहा। संदीप दरवाजे तक पहुंचा ही था कि अचानक रुक गया, फिर पीछे मुड़ते हुए बहुत गंभीर भाव से बोला, एक बात है जो रह गई है। तान्या और हिमांशु जो टेबल पर रखी फाइल्स को लेकर कुछ डिस्कस करने लगे थे, अचानक इस बात से दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। इससे पहले कि वो कुछ कहते, संदीप आगे कहता है, मौत से एक दिन पहले सर ने मुझसे कहा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो फाइल खोल देना। तान्या के हाथ वहीं रुक जाते हैं। वो सीधे होते हुए पूछती है, कौन सी फाइल? संदीप धीमे से कहता है, ब्लैक फाइल। इसके लगभग 2 घंटे बाद रात के करीब 10 बजे अगले सीन में क्राइम ब्रांच के इंटरोगेशन रूम में हमें दिखाई देता है विक्रम मल्होत्रा, गौरव का बिजनेस पार्टनर। आज यहाँ तान्या और हिमांशु के अलावा इंस्पेक्टर देव मलिक भी मौजूद थे, जो अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन में तान्या की मदद कर रहे थे। कमरा ठंडा था। वहां रखी कुर्सी पर विक्रम बैठा था, उसके सामने एक टेबल थी। तान्या, इंस्पेक्टर देव और हिमांशु उसके सामने खड़े थे। कमरे में लटकते बल्ब की लाइट सीधी विक्रम के चेहरे पर पड़ रही थी। तभी इंस्पेक्टर देव बोलते हैं, लॉसेस हो रहे थे। विक्रम कहता है, टेम्परेरी थे। देव मुस्कुराता है, तो परमानेंट करने का प्लान था क्या? विक्रम इस पर कोई जवाब नहीं देता है। देव आगे झुककर टेबल पर अपने हाथ जोर से मारते हुए कहता है, अगर गौरव हट जाता तो बिजनेस पूरी तरह आपका हो जाता। क्यों मिस्टर विक्रम? विक्रम धीरे से पर थोड़ा अटकते हुए जवाब देता है, आप ऐसे मुझ पर इल्जाम लगा नहीं सकते इंस्पेक्टर, आप प्रूफ के बिना कुछ नहीं कर सकते। तभी देव सीधा होते हुए थोड़ा गुस्से भरी आवाज में कहता है, हम प्रूफ नहीं कॉन्ट्राडिक्शंस ढूंढते हैं मिस्टर विक्रम मल्होत्रा। विक्रम ये सुनकर अपने चेहरे से पसीना पूछने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है उसी रात 12 बजे क्राइम ब्रांच ऑफिस में। अब व्हाइट बोर्ड क्लूज से भर चुका था और केस एक नए दरवाजे पर खड़ा था। 12 करोड़ रुपए, AR, ब्लैक फाइल, बटन, कॉल, टायर मार्क्स, सब कुछ बहुत उलझा सा था। तभी हिमांशु तेजी से बोलता है, सारे सबूत आदित्य की तरफ इशारा कर रहे हैं, इनिशियल्स भी उसी से मैच करते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी था तो मोटिव भी साफ है। लेकिन तान्या चुपचाप बस बोर्ड पर ही देखे जा रही थी, पर उसका दिमाग किसी और ही उधेड़बुन में लगा हुआ था। टू ऑब्वियस, वो धीरे से कहती है। हिमांशु रुकता है, मतलब? सोचो जरा, अगर कोई इतना बड़ा खेल खेल रहा है तो वो अपने इनिशियल्स क्यों छोड़ेगा? तान्या अब तक जो मेज से टेक लगाए खड़ी थी, अब सीधी होकर हिमांशु की तरफ मुड़ते हुए कहती है। हिमांशु चुप रहता है। तान्या मार्कर उठाती है और बोर्ड पर पहले से लिखे AR के नीचे एक और नाम लिखती है, अंजलि रावत और अरविंद राणा। या शायद कोई ऐसा जिसे हम अभी तक देखकर भी देख नहीं पा रहे हैं। तान्या बोलना शुरू करती है, हिमांशु, कातिल कौन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये है कि किसे पता था कि गौरव क्या छुपा रहा है। मतलब किलर वही है जो इस सीक्रेट से जुड़ा है, हिमांशु कहता है। एग्जैक्टली, तान्या तुरंत जवाब देती है। इस कहानी में असल खिलाड़ी कोई और है जो अब तक हमारी नजरों से ओझल है। न फैमिली, न बिजनेस पार्टनर, बल्कि कोई हिडन प्लेयर। तान्या धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहती है, ये सिर्फ एक मर्डर नहीं है हिमांशु, ये क्लीन अप है। ये सुनते ही हिमांशु की आंखें बड़ी हो जाती हैं। मतलब किसी ने गौरव को इसलिए मारा ताकि, हिमांशु ने इतना कहा ही था कि तान्या बोल पड़ती है, एग्जैक्टली, ताकि सच बाहर ना आए, या इसलिए कि वो अकेला सच लेकर मर जाए। तो क्या होगा आगे, कौन है असली कातिल, जानने के लिए देखें अगला एपिसोड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।